हेलो फ्रेंड्स, तो क्लास 8 का जो न्यू साइंस बुक है क्यूरियोसिटी, उसका जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। तो इसको हम लोग वन वीडियो में कंप्लीट करेंगे, दैट इज वन शॉट। तो वन शॉट में इस पूरे चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, दैट इज चैप्टर 2 द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। तो इसको हम लोग करेंगे वन शॉट में कंप्लीट, बट यहां पे हम आपको देंगे फुल शॉट, कोई भी पॉइंट्स आपका एनसीईआरटी से नहीं छूटेगा और इस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीटली वन लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। फुल शॉट आपको हम देंगे, तो फुल शॉट के लिए हो जाए रेडी। तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे एकदम सिंपल वे में, एक एक पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। तो चैप्टर का नाम क्लियर है, द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड। तो एक ऐसा लिविंग वर्ल्ड जो बहुत सेंचुरी के बाद भी अनसीन रहा, हिडन रहा, क्योंकि नेक्ड आई से हम लोग माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो छोटा होता है उसको हम लोग देख लेते हैं, बड़ा ऑब्जेक्ट को तो आसानी से हम लोग देख लेते हैं, बट कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं जिनको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख पाते हैं। तो इसी वजह से लिविंग का एक ऐसा वर्ल्ड था जो काफी समय के बाद उसको हम लोग देख पाए। कैसे देख पाए? तो नेक्ड आई जो था उसका एक लिमिटेशन था, जिससे हम लोग बहुत छोटे पार्टिकल्स को, बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म को हम लोग अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते थे। लेकिन जैसे ही लेंस का इन्वेंशन हुआ, फिर उसके बाद माइक्रोस्कोप बना, तो माइक्रोस्कोप का जैसे ही इन्वेंशन हुआ तो उसके बाद जो अनसीन और हिडन जो लिविंग वर्ल्ड था वो हो गया सीन और वो हो गया विजिबल। और इसके हेल्प से बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को खोजा गया। तो बहुत ही टीनी ऑर्गेनिज्म थे और वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते थे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक हो सकता है मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेक्ड आई से दिखेगा और एक होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नेक्ड आई से नहीं दिखेगा। उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप का हेल्प लेना पड़ेगा। तो जब तक माइक्रोस्कोप नहीं था तब तक वो तो हिडन था, अनसीन था, लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ उसके बाद वो वर्ल्ड जो अनसीन था वो सीन हो गया, वो विजिबल हो गया। तो यह जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका अलग दुनिया है। इसका जो पॉपुलेशन है, जो हम लोग जो पॉपुलेशन जो देख रहे हैं एनिमल्स का, उससे कई गुना ज्यादा है। और जो रिप्रोडक्शन रेट है, अगला जनरेशन लाने में जो समय लगता है, हम लोग में काफी समय लगता है ना, 5 महीना, 4 महीना, 9 महीना समय लगता है, बट उनका जो रिप्रोडक्शन रेट है बहुत ही हाई है और कुछ मिनट में ही अपने संख्या को, अपने नंबर्स को 2 गुना, 3 गुना, 10 गुना, 50 गुना, 100 गुना कर लेते हैं। कुछ ही मिनट में वो लाखों का संख्या बना लेते हैं। तो चलिए आज हम लोग उस लिविंग वर्ल्ड को पूरे अच्छे से हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले, ठीक है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड बात किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने बात किया था। तो रॉबर्ट हुक क्या किए थे? एक ट्री है ओक, ओक का बार्क लिए, ऊपर का लेयर लिए जो सूखा होता है, और इस बार्क में उन्होंने अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था। उसके हेल्प से जब देखा तो कुछ इस तरीके से उन्होंने पाया, मतलब जो स्ट्रक्चर देखा वो किसके तरह था? हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर था। जिस तरह मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस तरह का स्ट्रक्चर था, और उसमें बहुत सारे छोटे 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 कंपार्टमेंट से रूम टाइप के थे स्ट्रक्चर, और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को, इस कंपार्टमेंट को नाम दिया सेल। तो याद रखिएगा, सेल के बारे में सबसे पहले किसने बात किया? रॉबर्ट हुक ने बात किया। उन्होंने एक बुक लिखा था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म का ड्राइंग किया था। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था जो बहुत ही पावरफुल था, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का 200 to 300 टाइम्स मैग्नीफाइंग इमेज बना सकता था। तो इन्होंने उस छोटे कंपार्टमेंट्स का नाम दिया क्या? सेल। तो यहां से सेल का शुरुआत हो गया। उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए एंटोनी वान ल्यूनहुक। इन्होंने जो रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप था उससे भी तगड़ा, उससे भी शानदार माइक्रोस्कोप बनाया, और इन्होंने जो अनसीन लिविंग वर्ल्ड था उसको और विजिबल कर दिया विद द हेल्प ऑफ पावरफुल माइक्रोस्कोप मेड बाय ल्यूनहुक। तो इन्होंने और भी इंप्रूव्ड लेंस किया और माइक्रोस्कोप एकदम पावरफुल बनाया, और इन्होंने बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, लाइक बैक्टीरिया को खोजा, ब्लड सेल को खोजा, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खोजा।
सो लिउनहुक इज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो इनविजिबल वर्ल्ड था उसको पूरा विजिबल बना दिया और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इन्होंने डिस्कवर किया। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। अब अगला हम लोग बात करेंगे सेल। तो सेल भी क्या है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत ही छोटा है, टिनी है, जिसमें लाइफ है। एक सेल में भी लाइफ है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म हम लोग देखते हैं, ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें लाइफ है, जिसमें लाइफ होगा उसको ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, वो जो बनेगा किससे बनेगा, सेल से बनेगा। तो हर एक ऑर्गेनिज्म छोटा होता, बड़ा होता, माइक्रोस्कोपिक होता, मैक्रोस्कोपिक होता, वो किससे बनेगा, सेल से ही बनेगा। एक सेल का बना होता या बहुत सारे सेलों से मिलकर, मतलब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता, सबका जो फॉर्मेशन है किससे, सेल से। तो याद रखिएगा, एवरी लिविंग थिंग इज मेड ऑफ सेल, दैट इज हर एक ऑर्गेनिज्म जो बना है किससे बना है, सेल से बना है। दे आर बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम लोग बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं क्योंकि सेल से ही पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार होता है। जैसे ब्रिक्स से तैयार होता है वॉल, वॉल से तैयार होता है रूम, तो रूम से तैयार होता है हाउस, और हाउस से तैयार होता है बिल्डिंग। सिमिलरली इसी तरह सेल से तैयार होता है टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार होता है। सो सेल इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि लाइफ का जो स्ट्रक्चर है यही देता है। तो ऑर्गेनिज्म का जो सबसे फंडामेंटल, सबसे छोटा यूनिट कौन है, सेल है, जिसे पूरा ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर तैयार होता है। इसको हम लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोलते हैं लाइफ का, क्योंकि ये तो जिस तरह ब्रिक से पूरा घर तैयार हो रहा है, बिल्डिंग तैयार हो रहा है, उसी तरह सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हो रहा है। सो सेल इज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ईच सेल हैज पार्ट्स। जो भी सेल होता है सबके अंदर कुछ पार्ट्स होता है जो अलग अलग काम को करता है, और उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो सेल क्या होता है ये बात ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ऑर्गेनिज्म को हम लोग बांटेंगे, लाइफ को बांटेंगे, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका एनिमल, दूसरा होता है आपका प्लांट्स, और तीसरा आप बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हिडन होता है। क्या होता है, हिडन होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी जो आएगा वो प्लांट्स में जाएगा और एनिमल में जाएगा, बट समझने के लिए हम लोग 3 पार्ट्स बना सकते हैं, एनिमल, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे हम लोग एक एक्टिविटी करेंगे, ओनियन पील एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हम लोग ओनियन का क्या लेंगे, एक छिलका लेंगे, एक पील लेंगे, और उसको माइक्रोस्कोप में जब देखेंगे तो पता चलेगा यह जो है आपका, इसका जो सेल है कैसा है, रेक्टेंगुलर है। इसका जो सेल है वो किस शेप का है, रेक्टेंगुलर है, और टाइटली पैक्ड है, मतलब उसमें 2 सेल के बीच में गैप नहीं है। उसके बाद इसके अंदर एक आएगा सेल वॉल और एक आएगा सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन जब हम लोग ह्यूमन चिक सेल देखते हैं तो उसमें जो सेल जो होता है वो इरेगुलर शेप का होता है। जनरली आपको पॉलीगन शेप का मिलेगा, सॉफ्ट होगा, और इसमें केवल आपको सेल मेम्ब्रेन मिलेगा, आपको सेल वॉल इसमें नहीं मिलेगा। तो ऊपर वाला जो हम लोग सेल देखे थे ऑनियन पील वाला, वो आपका क्या था, प्लांट सेल था, बट ह्यूमन चिक सेल जो था वो आपका क्या था, एनिमल सेल। तो यहाँ पे दोनों में आप थोड़ा कंपैरिजन कर सकते हैं। ओनियन पील जो था उसका जो सेल था रेक्टेंगुलर शेप का था, इसका इरेगुलर या पॉलीगोनल शेप का है, जबकि ओनियन पील जो था टाइटली पैक्ड था, ये जो है उतना टाइटली पैक्ड नहीं होगा। यह जो था आपका उसमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन था, जबकि ह्यूमन चिक सेल में क्या था आपका, सेल मेम्ब्रेन था बट सेल वॉल नहीं था। चलिए अब हम लोग सबसे मेन पार्ट पढ़ेंगे, बेसिक पार्ट्स ऑफ ए सेल। तो सेल क्या होता है हम लोग समझ गए। अब हम लोग सेल का सबसे पहले मेन पार्ट्स को पढ़ेंगे। सेल का मेन पार्ट्स होता क्या है समझिए। सेल का 3 मेन पार्ट्स होता है। एक होता है उसका बाउंड्री, क्या होता है, बाउंड्री, और एक होता है उसका सेंटर। और बाउंड्री और सेंटर के बीच में कुछ फ्लूइड होता है, क्या होता है, फ्लूइड होता है। और सेल का इसी में होता है कुछ चेला सब जो बहुत सारा काम करता है। तो सेल का जो बाउंड्री है उसको हम लोग बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। बाउंड्री से ही कोई लोग आएगा या अंदर से बाहर जाएगा। एक कैंपस होता है हर एक घर में, होता है कि नहीं होता, उसी तरह
सेल का भी एक कैंपस होता है, एक बाउंड्री होता है, उसी बाउंड्री के थ्रू कोई चीज अंदर आएगा या अंदर से कोई चीज बाहर जाएगा, उस बाउंड्री को हम लोग क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। अंदर एक बॉस होते हैं, हर एक घर में एक बॉस होता है, उसी तरह सेल के अंदर भी एक बॉस होते हैं जो पूरे घर को क्या करते हैं, निगरानी करते हैं, पूरे घर को देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, घर में कुछ मेंबर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करते हैं। ये हो गया आपका बॉस। न्यूक्लियस क्या हो गया, यह बॉस हो गया जो पूरा देख रेख करेगा इस सेल को। जैसे घर का जो बॉस होता है, मम्मी लोग या पापा लोग पूरे घर को देखता है, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कहां गया, आया, दिस दैट, पूरा चीज देखता है, उसी तरह यह बॉस हो गया। उसके बाद अंदर जो होता है लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इस लिक्विड को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और इसी लिक्विड में जो बॉस है उनका बहुत चेला होता है, बहुत मेंबर होता है जो अलग अलग काम करता है। ठीक है, यह जो मेंबर है सेल का, जो चेला है, उसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। याद रखिएगा, क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल। ये बहुत इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सेल का एक बाउंड्री हो गया जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। सेल का एक सेंटर में बॉस होता है जिसको न्यूक्लियस बोलेंगे, पूरे सेल को संभालेगा यह। और सेल के अंदर जो लिक्विड होता है ना, उस लिक्विड को हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। उस लिक्विड में, उस फ्लूइड में सेल का बहुत सारा चेला होता है जो बहुत सारा काम करेगा। अब बॉस साहब क्या रखेंगे, बैठे रहेंगे और सारे चीज को निगरानी करेंगे, देखेंगे कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। बाकी उनका जो चेला है बहुत सारा काम करेगा। तो सेल का जो चेला होता है उसको हम लोग सेल ऑर्गेनेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल ऑर्गेनेल। तो सेल मेम्ब्रेन याद रखिएगा, यह आउटर कवरिंग होता है, आउटर लेयर होता है। और यह होता क्या है, पोरस होता है। पोरस जब भी वर्ड आ जाए तो समझ जाइए, उसमें छोटा छोटा पोर होता है। पोरस मतलब जिसमें छोटा छोटा पोर हो, छोटा छोटा होल हो। इस होल के थ्रू जो एसेंशियल चीज है वो सेल के अंदर आता है, और जो चीज निकालने वाला है जैसे वेस्ट हो गया, इसके थ्रू बाहर निकलता है। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है आपका एक ऐसा पोरस स्ट्रक्चर होता है, लेयर होता है, मेम्ब्रेन होता है, जिसके थ्रू एसेंशियल मटेरियल अंदर आता है और वेस्ट जो होता है वो बाहर चला जाता है। क्लियर है? इट इज पोरस एंड अलाउज एंट्री न्यूट्रिएंट्स एंड एग्जिट वेस्ट। न्यूट्रिएंट्स को आने देगा, एसेंशियल है, और जो वेस्ट है उसको जाने देगा। इन और आउट, इन और आउट का काम करता है कौन, सेल मेम्ब्रेन। अगला है साइटोप्लाज्म। आजकल के बच्चे बहुत खतरनाक होते हैं यार, क्लास 6 से ही पूरा धमाल मचा देते हैं। लेकिन हम लोग के समय, हमको याद है, हम लोग बहुत इनोसेंट होते थे रियली में। क्लास 10th में जाने पर बहुत सारा चीज हम लोग को पता ही नहीं था। सर जो बोल देते थे हम लोग मान लेते थे, क्योंकि कोई मोबाइल फोन था ही नहीं। जो मीडियम था नॉलेज का, सर ही थे। तो कभी कभी हम लोग ज्यादा इधर उधर करते थे, सर समझा देते थे, ठीक से रहो, ये सब जो तुम लोग हो आपस में भाई बहन हो। और हम लोग मान भी लेते थे और काउंटिंग अपना कर लेते थे, घर पे कितना भाई बहन है और यहाँ वाला, दोनों को काउंट करके दिमाग में फिक्स कर लेते थे। फिर जब बाहर जाते थे, कोई पूछता था, रिलेटिव या कोई अदर आदमी, कितने भाई बहन हो, तो हम लोग काउंट करके बता देते थे 34। वो शॉक्ड हो जाता था, बोलता था मैं तुम्हारे खानदान की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे फैमिली की बात कर रहा हूँ। तो मैं बोलता फैमिली का ही बात कर रहा हूँ। फिर शॉक्ड हो जाता था। फिर मैं उसको समझाता था, देखिए 30 हो गए मेरे क्लास के, वहां पे 10 सिस्टर्स और 20 ब्रदर्स, और मेरे घर पे 2 सिस्टर्स और 2 ब्रदर्स, कितना हो गया, 34 हो गए कि नहीं। वो बोलते थे ये तुमको किसने बताया। वो बहुत शॉक्ड हो जाते थे, बोलते थे ऐसा थोड़े होता है। हम बोले ऐसा ही होता है, सर ने तो बोला था क्लास में जो भी आप लोग हैं सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं, तो उनको, और मैंने अपने ब्रदर्स और सिस्टर को काउंट कर लिया, 34 हो गया। फिर वो कहते थे क्लास में ऐसा बोला जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि अपना जो ब्रदर सिस्टर है उसमें तुम क्लास को काउंट कर दो। ठीक है, चलिए। तो बहुत लोगों को विश्वास नहीं होगा, बहुत लोगों को लगेगा कि बस इट्स जस्ट ए जोक। ठीक है, तो हम लोग बहुत सीधे साधे थे, मोबाइल का जमाना था नहीं, एकदम सीधे साधे, ज्यादा जानकारी हम लोगों का दुनिया के बारे में नहीं था। तो अब हम लोग देखेंगे साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो क्लियर है, सेल के अंदर जो फ्लूइड है, क्या है, फ्लूइड है, उसको हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब फ्लूइड का मतलब क्या है, वाटर भी तो फ्लूइड है। यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए यह जो फ्लूइड है, इस फ्लूइड में बहुत सारा चीज रहता है। इसमें तो वाटर जो है पक्का होगा, 60% वाटर होगा इसमें, और इसमें कार्बोहाइड्रेट होगा, प्रोटीन होगा, फैट्स होगा, ये जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं सब इसमें होगा, सॉल्ट होगा। तो ये पूरे को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, फ्लूइड। ठीक है,
तो साइटोप्लाज्म जो है एक जेली लाइक फ्लूइड हो गया जो सेल के अंदर होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस का जो बाउंड्री होता है दोनों के बीच में होता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, सेल का जो बाउंड्री है सेल का, उसको क्या बोले, सेल मेम्ब्रेन बोले। उसी तरह जो बॉस हैं उनका भी एक ऑफिस है, बॉस जो है न्यूक्लियस, उनका भी एक ऑफिस है, मतलब उनका भी एक एरिया है, इसको क्या बोले, न्यूक्लियस बोले। तो इसका भी एक बाउंड्री होता है, इस बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर, याद रखिएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या इसी को बोलेंगे न्यूक्लियर प्लाज्मा। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन बोलिए तब या सेल प्लाज्मा बोलिए तब सेम चीज याद रखिएगा। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग सेल प्लाज्मा के नाम से भी बोलते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन बोलिए तब या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलिए तब, सेम चीज, घबराइएगा नहीं। उसी तरह न्यूक्लियर प्लाज्मा बोलिए तब या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलिए तब। जिस तरह सेल का बाउंड्री होता है उसी तरह न्यूक्लियस का भी बाउंड्री होता है। तो यह जो फ्लूइड होता है, यह जो बाउंड्री है आपका सेल वाला और यह न्यूक्लियस वाला, दोनों के बीच में रहता है। तो यह एक जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है, या इसी को आप बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कंपाउंड्स होता है, जैसे वाटर, प्रोटीन, सॉल्ट होता है, और इसी फ्लूइड में सेल का चेला होता है जो सारे काम को करेगा। सेल का जितना भी फंक्शन है, जैसे सेल क्या करेगा भैया, एक सेल में भी लाइफ है, और सेल है तभी तो हम लोग हैं, क्योंकि सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से क्या बना, लाइफ बना, ऑर्गेनिज्म बना। तो सेल खत्म, सब खत्म। तो एक सेल में क्या है, लाइफ है, और लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, लाइफ को सस्टेन रखने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है। वो रेस्पिरेशन करेगा, एक्सक्रीशन करेगा, न्यूट्रिएशन लेगा, ये सारा काम वो करेगा। उसी तरह जब यह सेल भी अपना पूरा फंक्शन करेगा तो उसके लिए कुछ ना कुछ उसका मेंबर होना चाहिए ना, उसका चेला तो होना चाहिए। तो जो चेला सब है, ये सब जो आप देख रहे हैं जो पूरा काम को करेगा, इसी चेला सब को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल मतलब सेल का पार्ट, याद रखिएगा, सेल का चेला। क्लियर है। तो इस साइटोप्लाज्म में, इस फ्लूइड में क्या होगा भैया, वो फ्लूइड में प्रोटीन भी है, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, सॉल्ट भी है, वाटर भी है, और उसमें सेल का चेला एकदम फ्लोट करेगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल। अगला है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपको बता दिए, यह राउंड स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होगा, कवर होगा। मतलब न्यूक्लियस का जो बाउंड्री होगा दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसी को हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर प्लाज्मा। तो यह जो होता है हम लोगों का, जिस तरह पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। ब्रेन का सब सिस्टम का पूरा सिस्टम आपका रहेगा ठीक ठाक, बट ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरा सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि पूरे बॉडी का जो फंक्शन है, पूरे बॉडी का जो डिसीजन है, वो कौन कंट्रोल करेगा, ब्रेन कंट्रोल करेगा। उसी तरह सेल का जितना भी फंक्शन है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कोई चीज अगर अटैक कर रहा है तो कैसे फाइट करना है, ये सारा चीज कौन बताएगा, वो बॉस साहब बताएंगे। बॉस का नाम क्या है, न्यूक्लियस। तो इनका काम है, यह ब्रेन की तरह होते हैं, और इनका काम है पूरे सेल का जो भी एक्टिविटीज है, जो भी ग्रोथ है, उसको कंट्रोल करना। तो सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज हो रहा है, जो भी ग्रोथ हो रहा है, वो सब को कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। क्लियर है। ये टर्म ही ध्यान रखिएगा, इट इज ए साइट ऑफ मोस्ट लाइफ प्रोसेस। साइटोप्लाज्म में ही पूरा चेला है सेल का, और पूरा काम कर रहा है, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिएशन, एक्सक्रीशन, सारा चीज काम कर रहा है। इसीलिए लाइफ प्रोसेस, इसी को क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस। मतलब लाइफ को एक्सटेंड रखने के लिए जो प्रोसेस करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन करेगा, न्यूट्रिएशन लेगा, वेस्ट आउट करेगा, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन, सब काम करता है सेल। इसीलिए पूरा लाइफ प्रोसेस किसमें होता है, याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म में होता है। अगला हम लोग बात करेंगे सेल वॉल। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लांट्स ओनली। तो देखिए सेल में जो बेसिक पार्ट्स है आपका, एक हो गया बाउंड्री, दैट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। जो सेंटर में है दैट इज न्यूक्लियस, और दोनों के बीच में जो लिक्विड्स है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। तो ये सभी सेल में होता है, एनिमल सेल में भी होता है और प्लांट सेल में भी होता है। बट प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा बाउंड्री होता है जो ज्यादा उसको मजबूत रखता है, रिजिड रखता है, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड सेल वॉल। तो प्लांट्स में जो सेल मेम्ब्रेन होता है
उसके बाहर भी एक बाउंड्री होता है, दैट बाउंड्री इज कॉल्ड सेल वॉल। मतलब इसमें डबल प्रोटेक्शन होता है, डबल लेयर होता है, ताकि प्लांट जो है ज्यादा सेफ रहे, उनका सेप ज्यादा रिजिड हो। क्योंकि हम लोग अपना जो प्रोटेक्शन है खुद कर सकते हैं, बट प्लांट्स तो नहीं ना कर सकते हैं। ये तो नहीं है आप उसको काटने जाएगा तो भागने लगेगा, या उसको चोट पहुंचाइएगा तो छिप जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। इसीलिए नेचर ने उसको डबल लेयर दिया है, ताकि जितना हो सके अपना वो बचाव कर सके, अपना वो प्रोटेक्शन कर सके। तो यह जो होता है एक्स्ट्रा आउटर लेयर होता है, जो सेल मेम्ब्रेन के बियॉन्ड होता है, सेल मेम्ब्रेन के आगे होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी देता है और कॉम्पैक्ट रखता है किसको, प्लांट्स को। तो प्लांट सेल में यह एक आपका एक्स्ट्रा बाउंड्री होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं यह आपका सेल है, प्लांट सेल। प्लांट सेल जनरली आपको रेक्टेंगुलर दिखेगा, अलग अलग शेप का आपको दिख जाएगा। तो रेक्टेंगुलर शेप का जनरली होता है। अब इसमें सेल का बहुत सारा आपको चेला दिखेगा, जैसे क्लोरोप्लास्ट ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस साहब हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, लाइसोसोम। ये सब चेला है किसका, सेल का। और ये जितना भी चेला है इस सब हम लोग बोलेंगे सेल ऑर्गेनेल। सेल ऑर्गेनेल किसका, इनका बॉस साहब का, न्यूक्लियस का। इसमें से कुछ पार्ट्स को हम लोग जो सिलेबस में उसको पढ़ेंगे, और 9th में जाएगा तो पूरा हम लोग पढ़ेंगे जितना इसका चेला है। अब देखिए कुछ और भी इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो ऊपर वाला हो गया मेन पार्ट्स, अब पढ़ेंगे हम लोग सेल ऑर्गेनेल, जो सेल का मेन पार्ट्स है, जो बहुत सारा काम करता है। तो इसमें पहला आपको ध्यान रखना प्लास्टिड। प्लास्टिड जो होता है ये भी केवल प्लांट में होता है, याद रखिएगा। प्लास्टिड किस में होगा, केवल प्लांट्स में होगा, ओनली इन प्लांट्स। ठीक है, वो भी ग्रीन प्लांट्स में। प्लास्टिड आपका 3 तरह का होता है, ध्यान रखना है। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है आपका क्रोमोप्लास्ट, और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो होता है यह क्लोरोफिल को रखता है, जिसके वजह से लीफ जो होता है वो ग्रीन कलर का हो जाता है, और वह फोटोसिंथेसिस करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है यह फ्लावर्स और फ्रूट्स को कलर देता है। तो फ्लावर्स में और फ्रूट्स में जो कलर आ रहा है ओनली ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, बट इन द केस ऑफ लीफ, लीफ इज ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दैट इज ए ग्रीन पिगमेंट। तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है और यह कलर देता है लीफ को, जबकि क्रोमोप्लास्ट होता है यह कलर देता है फ्लावर और किसको, फ्रूट्स को। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है यह कलर नहीं देता है, यह फूड को क्या करता है, फूड को स्टोर करके रखता है स्टार्च के फॉर्म में, फैट्स के फॉर्म में और प्रोटीन के फॉर्म में। बहुत सारा आप देखे होंगे, ठीक है, फ्रूट्स जो अपने फ्रूट्स को स्टोर करके रखता है, रूट्स में रखता है, बहुत सारा स्टेम में रखता है। जैसे पोटैटो हो गया, क्या है, स्टेम है। कैरेट्स हो गया, वो फ्रूट्स को किसके फॉर्म में रखता है, रूट्स के फॉर्म में रखता है। रेडिश हो गया, ये क्या है, रूट्स है। तो ल्यूकोप्लास्ट कहां पे होगा, याद रखिएगा, या स्टेम में या किस में होगा, रूट्स में होगा, क्योंकि इसका काम है फूड को स्टोर करके रखना। फूड मतलब स्टार्च, फैट्स और प्रोटीन। अगला एक पार्ट बात करेंगे वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल का मतलब है खाली स्पेस, एम्प्टी स्पेस, बड़ा स्पेस। ठीक है, तो वैक्यूल का मतलब क्या है, लार्ज स्पेस, लार्ज एम्प्टी स्पेस। यहां पे देखिए प्लांट्स में ये जो आप एम्प्टी स्पेस देख रहे हैं, यहां पे देखिए इसमें बहुत नहीं होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, होगा भी तो बहुत काफी छोटा होगा, प्लांट सेल में काफी बड़ा होता है। तो जैसे हम लोग के घर में स्टोर रूम होता है, बहुत बड़ा रूम होता है स्टोर रूम, बहुत सारा सामान हम लोग जरूरत के हिसाब से रखते हैं, उसी तरह प्लांट सेल में एक बड़ा एम्प्टी स्पेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल का काम क्या होता है, यह जो होता है फूड को, वाटर को और मिनरल को स्टोर करके रखता है। तो ये फूड स्टोर करके रखता है, दूसरा जो है जो वेस्ट मटेरियल होता है यह इसको रिमूव भी करता है। इसका 2 काम, वैक्यूल का 2 काम, एक फूड स्टोर करके रखना, दूसरा जो है वेस्ट को बाहर निकालना। 2 काम हो गया। अब इसके वजह से प्लांट्स का अगर शेप देखिएगा तो प्लांट्स का जो शेप होता है थोड़ा रिजिड भी हो जाएगा, क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है कि नहीं है, काफी बड़ा है, तो ये रिजिड हो जाएगा। तो यह प्लांट्स को एक तरीके से स्ट्रेंथ और सपोर्ट देता है।
इसलिए वैक्यूल जो होता है प्लांट्स का जो टर्जिडिटी होता है उसको मेंटेन करके रखता है, मतलब उसके शेप को बिगड़ने नहीं देता है। तो वैक्यूल जो है प्लांट्स में तो होगा, काफी बड़ा होगा, एनिमल में नहीं होगा, और होगा तो काफी छोटा होगा। तो इन एनिमल सेल इट इज यूजुअली एब्सेंट और वेरी स्मॉल, नहीं होगा, होगा तो काफी छोटा होगा। इसका फंक्शन क्या होगा, तो बहुत सारे डिसॉल्व जो मटेरियल है उसको यह स्टोर करके रखता है। तो यहां पे हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो देखिए प्लांट सेल जो होता है उसमें सेल वाल जो होगा प्रेजेंट होगा, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट का बात करेंगे, जो एक तरह का प्लास्टिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसमें क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से जो ग्रीन प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करता है, और लीफ का जो कलर होता है ड्यू टू क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन होता है। तो क्लोरोप्लास्ट जो होगा प्लांट में तो होगा, बट एनिमल सेल में नहीं होगा। वही सेंट्रियोल एक याद रखिएगा, ठीक है, यह सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। यह जो होगा प्लांट्स में नहीं होगा, बट एनिमल सेल में होगा। वैक्यूल जो होगा प्लांट्स में होगा और काफी बड़ा होगा, लेकिन जनरली यह आपका एनिमल सेल में नहीं होगा, होगा भी तो स्मॉल होगा। न्यूक्लियस का पोजीशन का बात करेंगे, ये इंपोर्टेंट है। अगर आप प्लांट सेल में देखिएगा तो न्यूक्लियस जो होगा सेंटर में नहीं होगा, साइड में होगा, बट एनिमल सेल में देखिएगा तो यह जो होगा सेंटर में होगा। तो इतने पॉइंट्स को आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पक्का आता है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, तो 4-5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करेंगे वन मोर इंपोर्टेंट पॉइंट्स, दैट इज यूनिसेलुलर वीएस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए ऑर्गेनिज्म को अगर हम लोग सेल के बेसिस पे देखेंगे, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे देखेंगे, तो दो तरह का ऑर्गेनिज्म होता है। फर्स्ट वन इज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड सेकेंड वन इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सिंपल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बना हो, एक सेल से बनेगा तो बोलेंगे यूनिसेलुलर। अब आप घबरा जाइएगा, क्या एक सेल वाला भी ऑर्गेनिज्म होता है? होता है। जैसे अमीबा का नाम सुने हैं, पैरामीशियम का नाम सुने हैं, ईस्ट का नाम सुने हैं, ये सब जो ऑर्गेनिज्म है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें एक ही सेल होता है और एक ही सेल में पूरा काम कर लेता है, रेस्पिरेशन भी कर लेता है, एक्सक्रीशन भी कर लेता है, ठीक है, डाइजेशन भी कर लेता है, सारा काम कर लेता है। जबकि हम लोगों के बॉडी में बात करेंगे, एनिमल्स में बात करेंगे, तो ऑर्गन सिस्टम ही होता है। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। मतलब एक आई का अगर बात करेंगे, एक ऑर्गन का बात करेंगे, तो उसमें कितना लाख सेल है, बट एक सेल में भी लाइफ है, ध्यान रखिएगा। तो जब ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होगा तो उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। जब वो बहुत सारे सेलों से बना होगा, मल्टीपल सेल से बना होगा, तो उसको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। अब यूनिसेलुलर में एक ही ऑर्गेनिज्म है तो सारा फंक्शन कर लेगा, जितना भी लाइफ प्रोसेस है सारा फंक्शन एक ही सेल करेगा। बट मल्टी सेलुलर में क्या है भैया, यहाँ पे जो भी फंक्शन है, जो भी लाइफ प्रोसेस है, उसको करने के लिए अलग अलग सेल होगा, जिससे टिश्यू बनेगा, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग सेल होगा। यूनिसेलुलर एक ही सेल का है, तो इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर होगा, सिंपल होगा, एक ही सेल है। बट हम लोग का जो स्ट्रक्चर है, एनिमल का जो स्ट्रक्चर है, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे मल्टी सेलुलर है। तो जो मल्टी सेलुलर है उनका जो बॉडी होगा वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। तो यूनिसेलुलर का सिंपल बॉडी, हम लोग का जो बॉडी है मल्टी सेलुलर का, वो क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा। बहुत सारे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जितना बैक्टीरिया होता है सभी यूनिसेलुलर। जो प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, यह क्या होता है आपका, प्रोटोजोआ का एग्जांपल याद रखिएगा, अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब जो होता है प्रोटोजोआ होता है, ये सब क्या होता है, यूनिसेलुलर। उसी तरह फंगी जो है यूनिसेलुलर भी हो सकता है और मल्टी सेलुलर भी। ईस्ट जो होता है फंगी होता है, लेकिन यह क्या है, यूनिसेलुलर। बाकी जो आप देख रहे हैं प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ठीक है, मोल्ड हो, ये ऐसा फंगस होता है जो यूनिसेलुलर नहीं होता है, मल्टी सेलुलर होता है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है। जो बैक्टीरिया होगा यूनिसेलुलर, प्रोटोजोआ होगा यूनिसेलुलर, बट एल्गी और फंगी जो होता है याद रखिएगा, मे बी यूनिसेलुलर और मे बी मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर भी कुछ होता है और कुछ मल्टी सेलुलर भी होता है। जैसे ईस्ट का बात करेंगे तो यह फंगी है, लेकिन यूनिसेलुलर फंगी है। बट मोल्ड का बात करेंगे, ठीक है, ये भी दो तरह का होता है, एक ब्रेड वाला होता है जो ब्रेड पर भुआरी टाइप का जमता है, यह मल्टी सेलुलर फंगी होता है। एल्गी में बात करेंगे, डायोटम्स जो होता है आपका यूनिसेलुलर एल्गी होता है।
बट स्पायरोगिरा जो होता है ये आपका मल्टी सेलुलर एल्गी होता है। तो यहां से क्लियर हो गया, एल्गी और फंगी यूनिसेल्युलर भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है। उसके खानदान में जितना भी होगा कुछ यूनिसेल्युलर हो सकता है, कुछ मल्टी सेलुलर हो सकता है, बट बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जितना भी होगा यूनिसेल्युलर होगा। अब यहां पे कुछ रोचक बात आप लोग जान लीजिए, और बीच बीच में भाई ठीक है पढ़ाने के रिदम में आपको नहीं बता पाते हैं, जब वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आपका राइट नहीं है वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना, कर लीजिए। क्या कभी कभी समय नहीं मिल पाता है बोलने के लिए, ठीक है ना। वही नूरा फतेही का जब वीडियो आएगा शॉर्ट देखिएगा, धड़ाधड़ चाहिएगा 2 लाइक कर दे, और यहाँ पे 1 लाइक नहीं हो पा रहा है ना। अगर ऑप्शन देता है यूट्यूब वाला 2 लाइक करने का तो 2 आप कर देते हैं, मैक्सिमम अगर 10 देता तो 10 कर देते, यहाँ पे 1 ही तो करना है, कर दीजिए। तो फंगी के बारे में भैया यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। फंगी जो होता है ना, याद रखिएगा ये प्लांट्स होता है। क्या होता है? प्लांट्स, बट इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो भैया जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो खाना कहां से बनाएगा? क्योंकि प्लांट्स वही खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस करेगा जिसके पास क्लोरोफिल होगा। तो जो फंगी होता है, जैसे मशरूम हो गया फंगी है, मॉल्स हो गया फंगी है, उसके पास जो होता है याद रखिएगा सेल वॉल तो होता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, मतलब क्लोरोफिल नहीं होता है, और इसके वजह से यह खाना नहीं पकाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। बैक्टीरिया में याद रखिएगा, बैक्टीरिया में क्या दिक्कत है भैया? बैक्टीरिया में भी याद रखिएगा सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होता है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस है वो नहीं होता है। यह न्यूक्लियस आपको न्यूक्लियस की तरह नहीं दिखेगा, एक्चुअल में इसमें जो न्यूक्लियस है वो आपका डीएनए वाला रीजन होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में क्या नहीं होता है? न्यूक्लियस नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है। उसमें जो होता है डीएनए रीजन होता है, जिसको हम लोग न्यूक्लियाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाइड। बट सेल वॉल होगा, फंगी में सेल वॉल होगा, लेकिन क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है, जिसकी वजह से कि भाई साहब खाना नहीं पका पाते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक इंपोर्टेंट लाइन है, लाइफ बिगिंस विथ 1 सेल। लाइफ जो है एक ही सेल से। देखिए नेचर ने कितना शानदार और कितना वंडरफुल वर्ल्ड बनाया है। यहाँ पे जो लाइफ का स्टार्टिंग हो रहा है, जो हम लोग मल्टी सेलुलर बन चुके हैं, वो एलिफेंट हो तब, डोंकी हो तब, भैंस हो तब, गधा हो तब, कुछ भी हो तब, चूहा हो तब, मल्टी सेलुलर। बट जो उसका स्टार्टिंग होता है एक ही सेल से होता है। तो एक सेल जो होता है, एक सेल यहीं से लाइफ स्टार्ट होता है। एक सेल में जब स्पर्म मिलता है तो यहां से लाइफ स्टार्ट होता है। तो एक सेल आपका सिंगल सेल है, और इसी का डिवीजन होकर डिवीजन होते जाता है, डिवीजन होते जाता है, और आगे बढ़ते बढ़ते पूरा एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो ये लगातार डिवाइड होते रहता है, इसका डिवीजन होते रहता है, और एक समय के बाद इसमें मिलियंस ऑफ सेल आ जाते हैं इस ऑर्गेनिज्म में। अब आपको याद रखना है कुछ पॉइंट्स, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे सबसे छोटा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल, तो याद रखिएगा माइकोप्लाज्मा। क्या याद रखिएगा? माइकोप्लाज्मा। ओवरऑल सबसे बड़ा जो सेल होता है वो होता है आपका ओस्ट्रिच एग। ओस्ट्रिच एग, लेकिन ओस्ट्रिच एग में ध्यान रखिएगा जो येलो वाला भाग है, जो एग होता है ना, उसका 3 पोर्शन, एक ऊपर वाला जिसको शेल बोलते हैं, शेल, ये वाला सेल नहीं, शेल, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, अंदर वाला व्हाइट वाला पार्ट और अंदर वाला पीला वाला पार्ट। पीला वाला जो पार्ट होता है याद रखिएगा वह सिंगल सेल होता है, ठीक है, बात समझ गए। और व्हाइट वाला जो होगा वो प्रोटीन होता है। तो ओस्ट्रिच का जो एग होता है, एग में भी कौन वाला पार्ट याद रखिएगा? पीला वाला पार्ट, वो सबसे बड़ा सिंगल सेल होता है। तो सिंगल सेल में सबसे छोटा माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ा ओस्ट्रिच एग। कौन वाला भाग? येलो वाला भाग, जिसको हम लोग योल्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योल्क, ठीक है। ऊपर वाला जो हार्ड लेयर होता है अंडा का, एग का, उसको शेल बोलते हैं, ठीक है। और अंदर वाला जो व्हाइट भाग होता है वो अल्बुमिन का बना होता है, दैट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन। चलिए अब ह्यूमन में याद रखिएगा, ह्यूमन में जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है दैट इज कॉल्ड एक सेल, दैट इज ओवम सेल। किसमें प्रेजेंट होता है? फीमेल में, ठीक है। और जो सबसे छोटा सेल होता है ह्यूमन में बात करें, ह्यूमन ओवरऑल नहीं, ह्यूमन में, वो आपका होता है स्पर्म सेल। वो किसमें होता है? वो हम लोग में होता है, मेल में होता है। तो मेल में सबसे छोटा सेल
ह्यूमन में बात करें तो, और फीमेल में सबसे बड़ा सेल दैट इज एग और ओवम सेल, और हम लोग वाला स्पर्म सेल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा अगर बात करेगा, जो खोपड़ी में होता है, बहुत सारे मैसेज को भेजता है, दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल सबसे लॉन्गेस्ट होता है। एक नोट्स को बनाने में काफी समय लगता है, 3 दिन 4 दिन 5-5 घंटा 6-6 घंटा काम करता है तब जाके बनता है। ठीक है, और उसका लाइट जो होता है बहुत रिफ्लेक्ट करता है, काफी परेशान भी करता है, बट काम है, करना है। और वीडियो को बनाने में काफी समय भी लगता है, क्योंकि आपको एक एक चीज को पूरा इलुबरेट करके समझाना पड़ता है। समझाने में काफी एनर्जी लगता है। अच्छा से अगर किसी को समझाना है ना तो काफी एनर्जी लगता है, तो उतना एनर्जी पूरा बूस्ट करते हैं आपके लिए। तो लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। चलिए, आपका मर्जी, आप नहीं कीजिएगा तो भैया जबरदस्ती नहीं है। वेरिएशन इन सेल शेप एंड फंक्शन। अब यहाँ पे सवाल उठता है, सेल के बारे में हम लोग जान गए, क्या सभी सेल का शेप एक ही तरह का होता है? तो सेल का जो शेप है, उसका जो साइज है, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें डिफरेंस होता है। बात समझे? अगर बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा तो ज्यादा सेल होगा, छोटा ऑर्गेनिज्म होगा तो कम सेल होगा, और छोटा होगा तो कुछ सेल से बना होगा, एकदम छोटा होगा तो एक सेल से बना होगा, बट सेल तो होगा। और फंक्शन के कारण डिफरेंट टाइप्स का फंक्शन करना पड़ता है, तो उसके हिसाब से सेल का शेप होता है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा, सेल का जो शेप होता है वो किस पे डिपेंड्स करता है? फंक्शन पे, कैसा फंक्शन कर रहा है। ब्रेन वाला जो सेल होगा वो अलग फंक्शन कर रहा है तो इसका शेप अलग होगा। मसल्स वाला जो है अलग फंक्शन कर रहा है तो इसका शेप अलग होगा। बात समझे? स्टोमक में जो है वो डाइजेशन वाला काम कर रहा है तो उसका जो शेप होगा सेल का अलग होगा। तो अलग अलग फंक्शन के लिए जो सेल होता है उसका स्पेशल शेप होता है। थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा है क्योंकि वन शॉट में कराना। सबसे बड़ा चैप्टर है, याद रखिएगा। ये अभी तक जो 6 चैप्टर है उसमें सबसे लंबा चैप्टर यही है और बहुत ही चैलेंजेबल है। ठीक है, तो ह्यूमंस में जो मसल सेल्स होता है वो स्पिंडल शेप होता है। स्पिंडल शेप मतलब यह जो शेप आप देख रहे हैं यह स्पिंडल शेप इसको बोला जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड ऐसे, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर जाएगा, एक्सपैंड भी कर जाएगा, तो ये सिकुड़ता है और फैलता है। तो इस शेप को हम लोग स्पिंडल शेप बोलते हैं। ये किस में यूज होता है? तो जो मसल्स होता है ये मूवमेंट करता है, ये मूव नहीं करेगा तो हम लोग चल नहीं पाएंगे, तो ये मूवमेंट में काम आता है। जो नर्व सेल होता है ये लॉन्ग होगा। देखिए नर्व सेल क्या है? लॉन्ग होगा, क्योंकि इसको मैसेज पहुंचाना है, और ब्रांच होगा तब ना ज्यादा मैसेज पहुंचाएगा, तो ये मैसेज को ट्रांसफर करता है ना। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, लाइट आंख पे पड़ रहा है, ये सब को हम लोग फील कर रहे हैं और दिमाग तक पहुंचा रहा है। कौन सेल? नर्व सेल। तो नर्व सेल बोलिए तब, या इसी को न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं। चिक सेल जो होता है वो फ्लैट होगा और यह प्रोटेक्टिव लाइनिंग का काम करता है, क्योंकि अंदर वाला जो आप देखिएगा, अंदर वाला जो आपका चिक सेल जो होता है काफी सॉफ्ट होता है, तो वो फ्लैट होगा। प्लांट सेल में भी अलग अलग शेप का होता है सेल। रेक्टेंगुलर शेप का हो सकता है, ओवल शेप हो सकता है, और ट्यूब लाइक भी सेल होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट्स में क्या करना है? पानी को कैरी करना है, ठीक है, फूड को कैरी करना है, तो उसके लिए जो सेल होता है वो ट्यूब टाइप का भी होता है। तो कुछ जो होते हैं काफी लॉन्ग ट्यूब्स होते हैं, क्योंकि ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो एनिमल सेल में भी आपका बहुत तरह का सेल का शेप मिल जाएगा, और प्लांट्स में भी बहुत तरह का शेप आपको मिल जाएगा। लेकिन ट्यूब्स वाला जैसे आएगा, ओवल आएगा, याद रखिएगा, या रेक्टेंगुलर आएगा तो वो आपका प्लांट्स वाला होगा। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, क्या? वो सुन लीजिए। सिंपल तो आपको याद है, इसका मेन पार्ट आप याद रखिएगा। सेल जो हो गया आपका स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया लाइफ का, क्लियर है। अब एक ही तरह का सेल मिलेगा तो टिश्यू बनेगा, लेकिन बहुत तरह का टिश्यू, ये अलग सेल से बना, ये अलग सेल से बना टिश्यू, तो बहुत सारा टिश्यू मिलकर जब काम करता है तो उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेन। क्या बोलते हैं? ऑर्गेन, ठीक है। और बहुत तरह का ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन जब मिलकर काम करता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन क्या है भैया? आई ऑर्गन हो गया, हैंड ऑर्गन हो गया, स्टोमक ऑर्गन हो गया, ब्रेन ऑर्गन हो गया। ऑर्गन सिस्टम क्या? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारा ऑर्गन काम कर रहा है। ये जो वोकल कैविटी है अंदर वाला वो हो गया, ओसोफेगस हो गया, स्टोमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया,
ये सब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। तो ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारा ऑर्गन, डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गन मिलकर काम करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, और बहुत सारा सिस्टम जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। ये सब सिस्टम मिलकर क्या बनाता है, ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो जब बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक ही तरह का सेल जो होगा, टिश्यू, डिफरेंट टाइप का टिश्यू मिलकर काम करेगा ऑर्गन, डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गन मिलकर काम करेगा ऑर्गन सिस्टम, और डिफरेंट टाइप्स का ऑर्गन सिस्टम मिलकर काम करेगा तो क्या बनाएगा, ऑर्गेनिज्म। तो इस चैप्टर में भाई साहब दो चैप्टर था, एक सेल और एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो पुराने वाले क्लास 8 के साइंस में दो पार्ट्स में था, दो चैप्टर में था, लेकिन इस बार का एनसीईआरटी दोनों को सबमर्ज कर दिया है, ठीक है, एक पार्ट में, एक चैप्टर में। अब हम लोग का अगला पार्ट जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सेल का हम लोग बेसिक चीज जान गए जो इसमें काम आएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग जान गए, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम लोग नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं, इसको देखने के लिए पावरफुल माइक्रोस्कोप का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अब हम लोग क्लियर है, जान गए यूनिसेलुलर क्या होता है और मल्टी सेलुलर क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्सिटी है। तो जिस तरह अगर हम मैक्रोस्कोपिक में बात करेंगे, जो बड़े ऑर्गेनिज्म है, एनिमल हो गया, प्लांट्स हो गया, बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बात करेंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, उसमें बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, एल्गी हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, फंगाई हो गया, ठीक है, ये सब आप अलग अलग वैरायटी देख सकते हैं, और एक वायरस हो गया। ये डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, याद रखिएगा, बैक्टीरिया, एल्गी, ठीक है, प्रोटोजोआ और फंगाई, और एक हो गया आपका वायरस, ठीक है। चार तरह का इसको कंसीडर नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता उसको हम लोग देख लेते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहां पाया जाता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हर एक जगह, एनिमल्स हर एक जगह नहीं पाया जा सकता है, ह्यूमन जो है हर एक जगह नहीं पाया जा सकता है, क्योंकि उसको सुटेबल इन्वायरमेंट चाहिए, एक अच्छा टेम्परेचर चाहिए, मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, माइनस में एग्जिस्ट नहीं करेगा, 45 प्लस जाएंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हॉट से हॉट, कोल्ड से कोल्ड कंडीशन में भी वो अपने आप को सर्वाइव कर लेते हैं। हम लोग जमीन के ऊपर हैं, जमीन के नीचे नहीं रहते हैं, बट ये जमीन के नीचे भी रह लेते हैं। हम लोग पानी के अंदर नहीं रह सकते हैं, बट ये पानी के अंदर भी रह लेते हैं। हम लोग हवा में नहीं रह सकते हैं, बट ये हवा में भी रह लेते हैं। हर एक जगह जहां हम लोग सोच नहीं सकते हैं वहां ये रह लेते हैं। रूम में है, किचन में है, बाथरूम में है, हर जगह है, बॉडी पे भी है। जितना स्वेट होगा उतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस पे आएगा, ठीक है। और 2 दिन फेस मत धोइए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरा इसको चमका देगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर लेता है। हॉट कंडीशन हो तब, स्प्रिंग कंडीशन हो तब, आइस कंडीशन हो तब, या डिजर्ट वाला कंडीशन हो तब, सब में अपने आप को क्या करता है, एग्जिस्ट कर लेता है, ठीक है। अब कुछ शेप आपको ध्यान में रखना है। बैक्टीरिया जो होता है, 3 बैक्टीरिया बहुत ही फेमस है, कोकी हो गया, बैक्ली हो गया, और एक आपका स्पायरोकेटस हो गया। तो बैक्टीरिया का शेप क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा, या स्फेरिकल शेप का हो सकता है, स्पाइरल शेप का हो सकता है, रॉड शेप का हो सकता है, या एक कोमा शेप भी होता है जो एनसीईआरटी में दिया होगा, कोमा टाइप का, ऐसे ऐसे जो कोमा हम लोग लिखते हैं उस टाइप का भी होता है। तो बैक्टीरिया में आपका स्फेरिकल शेप हो सकता है, रॉड शेप हो सकता है, और स्पाइरल शेप हो सकता है, ठीक है। उसी तरह प्रोटोजोआ में बात करेंगे तो 2 प्रोटोजोआ फेमस है, याद रखिएगा, एक अमीबा और एक पैरामीशियम। ये यूनिसेलुलर होता है, जबकि अमीबा में याद रखिएगा अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, अमीबा का कोई शेप नहीं होता है, क्योंकि यह किसी फूड को जब पकड़ता है खाने के लिए तो यह कहीं से भी एक, ठीक है, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बना लेता है, एक सिंपल सा हाथ टाइप का बना लेता है, जिसके सहारे ये चलता भी है और फूड को पकड़ता भी है, और फूड को पकड़ के उसको खाता भी है, जिसको सूडोपोडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूडोपोडिया, ठीक है। तो इसमें मुंह नहीं होता है, हाथ नहीं होता है, बना लेता है। उसी तरह पैरामीशियम है, इसमें तो मुंह होता है, जिसको ओरल ग्रुप बोलते हैं, ये खाना पकड़ लेता है, खा लेता है।
तो अमीबा जो होता है उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। एल्गी में आप याद रखिएगा क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगिरा, ये दो एल्गी होता है, याद रखिएगा। फंगी में 3 नाम फेमस है, एक आपका पेंसिलियम, एक एस्परगिलस और एक हो गया आपका ब्रेड माउल्ड। ब्रेड माउल्ड जो ब्रेड पर भुवरी जमता है व्हाइट व्हाइट, वो आपका फंगी होता है। तो आपको बता दिए ये पॉन्ड में भी है, सॉइल में भी है, एयर में भी है, हर एक जगह है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर एक जगह प्रेजेंट है। एक भाई साहब का नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसका नाम है वायरस, जो सबसे खतरनाक होता है। इसका नाम है सुन के हालत खराब हो जाता है। जो कोविड आया था ड्यू टू वायरस, ठीक है, एड्स ड्यू टू वायरस, पोलियो ड्यू टू वायरस। तो वायरस जो होता है बहुत ही खतरनाक होता है। इससे फायदा तो लगभग नहीं है, ये सिर्फ नुकसान ही देता है। तो याद रखिएगा वायरस में एक खास बात क्या है, एक यूनिक इसके अंदर प्रॉपर्टीज है, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या अगर ये नॉन लिविंग पे रहेगा तो नॉन लिविंग की तरह ट्रीट करेगा, मतलब नॉन लिविंग पे रहेगा, दीवार पे रहेगा ना, बोर्ड पे रहेगा, तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। बट जैसे ही किसी लिविंग सेल पे जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाएगा, जैसे हम लोग के बॉडी पे आ गया, किसी प्लांट्स के बॉडी पे चला गया, किसी एनिमल के बॉडी पे चला गया, तो वो लिविंग की तरह ट्रीट करेगा। मतलब यह जो होता है सेलुलर नहीं होता है, ए सेलुलर होता है। सेल रहता तो लाइफ रहता है। तो ये बहुत ही यूनिक है। जो ए सेलुलर है मतलब यह सेल से नहीं बना है, ठीक है, और लिविंग पे जाएगा तो लिविंग की तरह ट्रीट करेगा, और नॉन लिविंग पे रहेगा तो नॉन लिविंग की तरह ट्रीट करेगा। मतलब यह इंटरमीडिएट है बिटवीन लिविंग सेल एंड नॉन लिविंग सेल, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल्स और ह्यूमंस, इवन बैक्टीरिया को यह क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब हम लोग बात करेंगे कैसे हम लोग कनेक्टेड है। आपको बता दिए हर एक तरीके से हम लोग कनेक्टेड है, किचन हो, बाथरूम हो, बेडरूम हो, कहीं पे भी हो, ये प्रेजेंट है। हाथ में प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी बॉडी का जो इनर पार्ट्स है वहां तो प्रेजेंट है, बात समझे, क्योंकि जितना स्वेट होगा उतना माइक्रो ऑर्गेनिज्म बढ़ जाते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा वार्म टेम्परेचर मिल जाए तो ये अपना जो रिप्रोडक्शन है बहुत ही फास्ट करते हैं। तो माइक्रोब जो है हर एक जगह है, एयर है, सॉइल है, वाटर है, हर एक जगह है, हर एक जगह है। इसीलिए तो कहीं पे भी आप फूड को कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, किसी फ्रूट्स को छोड़ दीजिए, वेजिटेबल्स को छोड़ दीजिए, तो खराब हो जाता है, महकने लगते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करते हैं, सराहते हैं, गलाते हैं, जिसकी वजह से कुछ वो एंजाइम निकालते हैं, जिसकी वजह से वो महकने लगता है, और धीरे धीरे उसको डिकम्पोज करके उसको खत्म कर देते हैं। बट पिकल्स और जो मुरब्बा होता है, पिकल्स हो गया, मुरब्बा हो गया, ये खराब नहीं होता भैया, कितना समय तक रख दो खराब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इस पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होगा वो अटैक तो करेगा बट एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो पिकल्स और मुरब्बा में क्या होता है, सॉल्ट होता है, किसी में क्या होता है, शुगर होता है, किसी में क्या होता है, ऑयल होता है। तो सॉल्ट, शुगर और ऑयल वाला जो भी चीज आपका है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है सरवाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका प्लाज्मोलाइसिस हो जाता है, मतलब उसके अंदर से वाटर निकल जाता है। तो वाटर जैसे ही निकल जाएगा वो श्रिंक कर जाएगा और उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइसिस के कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। कब? जब सॉल्ट, शुगर और ऑयली सॉल्यूशन में जाएंगे तो। अगर हम माइक्रोब्स क्लीन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए जो सबसे चैलेंजिंग है, अभी पॉल्यूशन का जो सबसे मेजर प्रॉब्लम है वो क्या है भैया, प्लास्टिक है। प्लास्टिक क्यों है भैया? प्लास्टिक टेंशन नहीं है, मेन टेंशन है प्लास्टिक को डिकम्पोज करने के लिए, प्लास्टिक को सराहने गलाने के लिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है ही नहीं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म होता जो उसको सराह देता, गला देता, तो खत्म हो जाता, कोई टेंशन ही नहीं रहता। तो बाकी जिस तरह प्लांट्स है, एनिमल्स है, उसके डेड बॉडी को, जो फ्रूट्स है उसको, वेजिटेबल्स को, जो हम लोग खाना खाते हैं उसको क्या करता है, छोड़ दीजिए, धीरे धीरे सड़ उड़ के खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसको बैक्टीरिया, फंगी क्या करेगा, डिकम्पोज कर देगा, खत्म कर देगा। बट प्लास्टिक को नहीं खत्म कर पाता है। तो बैक्टीरिया और फंगी जो होते हैं डेड प्लांट्स को, एनिमल्स को, और उसका जो वेस्ट होता है, ठीक है, उसका जो वेस्ट होता है, अब प्लांट में सारा वेजिटेबल, फ्रूट, सारा चीज आ गया, उसको यह क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, सराहते हैं, गलाते हैं, उससे कुछ खाना खाते हैं, धीरे 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 उसको मिट्टी में मिक्स कर देते हैं,
और जहां से न्यूट्रिएंट्स आया था फिर वापस वहां पे न्यूट्रिएंट्स चला जाता है। तो न्यूट्रिएंट्स आया कहां से? प्लांट से, ठीक है। और प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स कहां से मिला? सॉइल से, फिर सॉइल में वो चला जाता है। So they break down dead plants, animals waste and keep earth clean, keep environment clean. They convert waste into manure and improve soil fertility. एक तो उसको डिकम्पोज करके खत्म कर देंगे, दूसरा आप उसका यूज करके जो डेड एनिमल्स है, डेड प्लांट्स है, उसका यूज करके आप मैन्योर भी बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और जो एक तरह का नेचुरल फर्टिलाइजर हो गया जिसका यूज हम लोग अपने खेतों में कर सकते हैं। तो क्या करना भैया, एक गड्ढा डिग आउट कर लीजिए, खोद दीजिए, उस पर एक लेयर आपको मिट्टी बिछा देना है। उसके बाद आपका फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का जो भी छिलका उलका दिस डेट है, सारा कचरा इसमें जमा कर दीजिए, फिर ऊपर से मिट्टी को रख दीजिए। उसके बाद 2 to 3 वीक्स बाद देखिएगा तो जो भी कचरा आप रखे थे, ठीक है, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, वो क्या हो जाएगा, आपका काला हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, मतलब डिकम्पोज हो जाएगा। अब उसको जब अपने फील्ड्स में, ठीक है, जो सॉइल है उसमें मिक्स कीजिएगा तो फर्टाइल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? फर्टाइल हो जाएगा, क्योंकि यह जो है आपका नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करेगा और इसके कारण यह सॉइल का जो फर्टिलिटी है उसको इंप्रूव करता है, ठीक है। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पील्स आपको लेना है और सॉइल में मिक्स कर देना है। माइक्रोब्स एंड बायोगैस। बायोगैस क्या होता है? तो जिस तरह मैन्योर बनाए थे उसी तरह का काम ये भी करना है, बट मैन्योर जो बताए थे मिट्टी में दाब के, इसको मिट्टी में नहीं दाबना है। एक कंटेनर ले लेना है क्लोज, जिसमें ढक्कन बंद हो, एक बड़ा सा कंटेनर ले लेना है, मिट्टी में कंटेनर को रख दीजिए, ढक्कन खोलिए और उसमें आप एनिमल का वेस्ट, प्लांट्स का वेस्ट डाल दीजिए, ठीक है, केवल प्लांट्स का ही वेस्ट डाल दीजिए या एनिमल का वेस्ट डाल दीजिए, उसको बंद कर दीजिए। तो उसमें क्या आएगा? बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में खासियत क्या है? वह बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन कर लेता है। तो बैक्टीरिया जो है बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन कर लेगा और उस जो प्लांट वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उसको डिकम्पोज करता है, और डिकम्पोज जब करता है तो उसमें से बहुत सारा मिक्सचर ऑफ गैस निकलता है जिसको हम लोग बायोगैस बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जैसे ही किसी क्लोज कंटेनर में किसी प्लांट वेस्ट या एनिमल वेस्ट को रखते हैं तो उसका डिकम्पोजिशन करने लगता है कौन? बैक्टीरिया, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के ही वो उसको डिकम्पोज करता है, मतलब उसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए रेस्पिरेशन में। इसी को एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं, ऐसा रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता, बिना ऑक्सीजन के भी कर लेता है, ठीक है। तो वो डिकम्पोज करके और कुछ गैस निकलता है जिसको बायोगैस बोलते हैं। इस बायोगैस में जो सबसे, ठीक है, हाई अमाउंट में रहता है वो कौन रहता है? आपका मीथेन। क्या रहता है? मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4, और इसके बाद कौन रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब नो ऑक्सीजन, माइक्रोब्स मेक बायोगैस फ्रॉम वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। एनिमल का जो वेस्ट है उसमें से कुछ गैस को निकालेगा, कब? जब उस पर बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करेगा तब। लेकिन आपको कैसे रखना है? क्लोज करके रखना है, जिसमें हवा नहीं जाए, एयर चल जाएगा तो नहीं हो पाएगा। बायोगैस का यूज कुकिंग में, हीटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में और इवन व्हीकल्स में भी हम लोग यूज करते हैं। अगला है माइक्रोब्स। तो देखिए माइक्रोब्स का सिंपल, माइक्रोब्स हम लोग का फ्रेंड भी है तो फोई भी है, दोस्त भी है तो दुश्मन भी है। यह आपको खाना भी दे रहा है, यह एनवायरनमेंट को क्लीन भी कर रहा है, बट ये डिजीज भी दे रहा है। क्या दे रहा है? डिजीज भी दे रहा है। तो ये सब तरह का काम करेगा, दुश्मन का भी और दोस्त का भी। तो ऐसा है जो दोस्त होकर भी दुश्मन है और दुश्मन होकर भी दोस्त है। तो एक वर्ड याद रखिएगा, फर्मेंटेशन, बहुत इंपोर्टेंट है। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन क्या होता है? ऐसा प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं शुगर को डिकम्पोज करके क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल रिलीज करते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब शुगर को तोड़ना। तो शुगर को तोड़ के क्या प्रोड्यूस करना? कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन ईस्ट भी करता है और बैक्टीरिया भी करता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जब ईस्ट फर्मेंटेशन करेगा, ठीक है, शुगर चाहिए, दोनों को शुगर चाहिए,
ये जब फर्मेंटेशन करेगा तो शुगर को तोड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में। जब बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करेगा तो यह जो होगा लैक्टोज को तोड़ेगा। लैक्टोज क्या है? एक तरह का शुगर होता है। यह लैक्टोज को तोड़ेगा और किस में बदलेगा? लैक्टिक एसिड में। किस में बदलेगा? लैक्टिक एसिड में, याद रखिएगा। तो ईस्ट जो है फर्मेंटेशन करता है, शुगर को डिकम्पोज करके कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल रिलीज करता है। अब शुगर किस में है भैया? शुगर तो हर एक जगह है। किसी भी फ्रूट्स का जूस है, शुगर है ना। जो आपका व्हीट है उसमें भी क्या है? शुगर है। शुगर मतलब याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का पार्ट क्या हो गया? शुगर। तो कार्बोहाइड्रेट है, दैट मीन्स उसमें क्या है? शुगर है। तो दे रिलीज CO2 एंड अल्कोहल दैट मेक्स डाउन। अब इसका यूज हम लोग कहां करते हैं? तो फर्मेंटेशन का, ईस्ट जो फर्मेंटेशन करता है उसका यूज होता है बेकिंग इंडस्ट्री में। तो केक और ब्रेड को सॉफ्ट और फ्लफी बनाने के लिए हम लोग फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे निकलेगा उसको पूरा पोरस बना देगा, जिसमें एयर चला जाएगा और वो फूल जाएगा। उसी तरह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो होता है वह मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। मिल्क में होता क्या है? लैक्टोज, और उसको वो चेंज कर देता है लैक्टिक एसिड में। और लैक्टिक एसिड मतलब कर्ड में क्या होता है? लैक्टिक एसिड होता है, जिसके कारण कर्ड जो होता है आपको खट्टा दिखता है क्योंकि उसमें एसिड आ गया। अब यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ कब होता है? जब उसको आप वार्म टेम्परेचर दीजिएगा तब। वार्म इन्वायरमेंट रहेगा, ज्यादा ठंडा नहीं होगा, वार्म होगा तो वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ फास्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है जो अगर कर्ड जमाना है तो पहले क्या कीजिएगा? तो दूध को गर्म कर लीजिए, उसमें कर्ड का सैंपल डाल दीजिए और उसको कोल्ड प्लेस रखना है कि हॉट? हॉट प्लेस पे रखना है। हॉट प्लेस मतलब नहीं आग जला देना है उसमें रख देना है। हॉट प्लेस मतलब रेफ्रिजरेटर में आपको नहीं रखना है, जो नॉर्मल टेम्परेचर है वहां पे उसको रखना है। फर्मेंटेशन का यूज भाई इडली बनाने में याद रखिएगा, डोसा बनाने में, भटूरा बनाने में, इस समय भी इस्तेमाल होता है। अगला है नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। तो नाइट्रोजन फिक्स करता है बैक्टीरिया, ठीक है। एक हो गया आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, एक दूसरा होता है ब्लू ग्रीन एल्गी। याद रखिएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, ये एल्गी नहीं है, गलती से इसका एल्गी नाम दे दिया गया, बट ये होता है बैक्टीरिया। तो दिख रहा था ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह, लेकिन ये होता है बैक्टीरिया। दोनों बैक्टीरिया का नाम याद रखिएगा। एक और होता है एजोबैक्टर, तो दो नाम याद रखिएगा, एक और याद रखिएगा एजोबैक्टर। ये सब होता है नाइट्रोजन को फिक्स करता है। कैसे? समझिए, ये जो होते हैं, जो भी लिग्यूम प्लांट्स होते हैं, जो दाल वाले पौधे होते हैं, दलहनी पौधे, उसके रूट्स में रहते हैं, रूट्स में घर बना के रहते हैं, और रूट्स में जिस पार्ट्स में रहते हैं उसको रूट नोड्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट नोड्यूल्स। तो रूट नोड्यूल्स इनका घर हो गया, इसी में रहते हैं। ये क्या करते हैं? जो भी प्लांट्स होता है उसको नाइट्रोजन देते हैं। अब आप बोलेगा नाइट्रोजन क्यों देता है भाई? तो डायरेक्ट प्लांट्स नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं। नाइट्रोजन तो 78% है, बट प्लांट्स के पास उतना कैपेसिटी नहीं है जो डायरेक्ट उसको ले ले। ऑक्सीजन ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, बट नाइट्रोजन नहीं ले पाता है। तो ये सब बैक्टीरिया बोलता है भाई कोई दिक्कत नहीं है, हमको तुम घर दे दो। तो रूट्स हो गया उसका घर, हम नाइट्रोजन को खींच लाएंगे, थोड़ा सा खाना दे देना। तो नाइट्रोजन को क्या करता है? एटमॉस्फेयर से खींचता है बैक्टीरिया और उसको कन्वर्ट करके रूट्स को दे देता है, रूट्स उसका यूज कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो खाना पकता है उस खाना में से इसको खिला देता है बैक्टीरिया को। तो बैक्टीरिया को खाना मिल गया, घर मिल गया, बात खत्म। तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। मतलब हम तुम्हारा तुम मेरा, मैं तुम्हारा काम करूंगा तुम मेरा काम करना, मिलजुल के काम करेंगे, उसको सिम्बायोटिक रिलेशन बोलते हैं। अब जब हम लिग्यूम प्लांट्स लगाएंगे तो उसको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको नाइट्रोजन बैक्टीरिया दे दिया। बट दूसरा क्रॉप्स लगाते हैं, राइस का, व्हीट का लगाएंगे तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा नाइट्रोजन देना पड़ेगा। अब यहां से क्वेश्चन फंसा के पूछेगा, जब फार्मर्स नाइट्रोजन नहीं दे रहा है तो किस टाइप का प्लांट्स लगा रहा है? लिग्यूम प्लांट्स। नाइट्रोजन दे रहा है तो किस तरह का प्लांट्स लगा रहा है? राइस, अदर देन लिग्यूम प्लांट्स। अब लास्ट टॉपिक है, एकदम लास्ट, माइक्रो एल्गी। माइक्रो एल्गी जो है एक तरह के एल्गी होता है, बहुत ही खास होते हैं, ठीक है। तो पानी वाले इलाका में पॉन्ड्स हो गया, रिवर हो गया, इस सब में देखिएगा इस तरह का आपको दिखेगा,
कुछ ऐसा भी एल्गी होता है जो सरफेस पे आपको दिखेगा, कुछ ऐसा एल्गी होगा जो काफी पानी के नीचे होता है, कुछ ऐसा एल्गी देखेगा जैसे बरसात होगा आपको काई के फॉर्म में आप दिख जाएगा। तो ये सब जो एल्गी होता है बहुत ही खास होता है। तो माइक्रो एल्गी जो होते हैं जो समुद्र में नीचे होते हैं और बहुत जगह पर आपको लेयर के फॉर्म में मिल जाएंगे। ये समुद्र के नीचे होते हैं और इतना अधिक होते हैं जो ये 50% से अधिक ऑक्सीजन देता है। तो अर्थ पे अगर 100% ऑक्सीजन है तो 50% से अधिक ऑक्सीजन कौन दे रहा है? माइक्रो एल्गी, जो पूरे सी में नीचे पूरा एक बेड की तरह फैले हुए हैं। और ये जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, उनको ये न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, खाना भी देते हैं, ठीक है। और इनका यूज जो है सप्लीमेंट्स में, बायोफ्यूल में, वाटर क्लीनिंग में, इस समय यूज होता है। और ये फीड करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स को भी, क्योंकि ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट में, खाना भी दिया, ऑक्सीजन भी दिया। तो कितना बड़ा ये नेचर का गिफ्ट है, ठीक है। इसका 2-3 खास टाइप्स है, एस्पिरुलिना हो गया, कोरेला हो गया, डायप्टम्स हो गया, जिसमें एस्पिरुलिना जो है बहुत ही खास है और इसको हम लोग सुपर फूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुपर फूड, क्योंकि इसमें बहुत अधिक प्रोटीन होता है। प्रोटीन आप लोग खोलते हैं ना, वे प्रोटीन, ये प्रोटीन, वो प्रोटीन, ये पाउडर, वो पाउडर खाते हैं तो ये खाइए, ठीक है। इसमें 60% प्रोटीन होता है, विटामिन B12 होता है जिसके तलाश में हम लोग कहां कहां भटकते हैं, और फैट बहुत कम होता है। इसीलिए यह जो होता है स्पिरुलिना, यह सुपर फूड होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी मेहनत के बाद, काफी मुशक्कत के बाद इस चैप्टर को हम लोग कर लिए हैं कंप्लीट। आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, हमको भी विश्वास नहीं हो रहा है, बट ये फैक्ट है जो हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे। थोड़ा फास्ट पढ़ाना था क्योंकि इस चैप्टर को ऑलरेडी कितना पार्ट्स में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो 1 पार्ट में करना था, इसीलिए थोड़ा सा यहाँ पे बोल्ड बोलना था, ठीक है, और ब्रेक नहीं लेना था। तो आई होप सारे पॉइंट्स को समझ गए होंगे, और समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को भैया सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट करके बताइएगा, फीडबैक भी आप देख सकते हैं, ठीक है, फीडबैक भी आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।